हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन चीज़ों को समझेंगे। करेक्ट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर करके स्टूडेंट्स को प्रीपोजिशन के यूज़ में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। बेसिकली उन चीज़ों में जहाँ पर दो सेंस एक जैसे दिखाई देते हैं और वहाँ पर दोनों जगह पर अलग अलग प्रकार के प्रीपोजिशन यूज़ होते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आज हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे और चीज़ों को बेसिकली समझेंगे कि कैसे हम किसी प्रीपोजिशन में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, कैसे अंतर स्पष्ट कर सकते हैं और कहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन सही तरह से यूज़ करेंगे। आई एम वेरी श्योर कि अगर आपने ये वीडियो पूरा ध्यान से देखा और समझा चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट, तो आपका ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल हमेशा के लिए दूर हो जाएगा और आगे नेक्स्ट टाइम आपको कभी ऐसा कन्फ्यूज़न नहीं होगा प्रीपोजिशन के यूज़ से जुड़ा हुआ। तो सबसे पहले प्रीपोजिशन का अर्थ समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन हम किसे कहते हैं। तो प्री और पोजिशन दो पार्ट हैं इसमें, ध्यान से समझेंगे इस बात को। प्री का मतलब होता है पहले से और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो जब भी हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो वो पहले से जिस अवस्था में स्थिति में होता है, उसी अवस्था या स्थिति को बताने के लिए जिस शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वो प्रीपोजिशन कहलाता है। जैसे आप जिस जगह इस वक्त बैठे हैं तो उस जगह को आप अपनी पोजीशन को अगर चेक करेंगे तो लेफ़्ट, राइट एंड नॉर्थ, साउथ या जिस भी तरीके से आप चारों डायरेक्शन से देख लें, अप एंड डाउन से देख लें, तो आप अलग अलग डायरेक्शन पाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप सपोज़ किसी कमरे के अंदर बैठे हैं तो आप कमरे के अंदर हैं, पहला अंदर एक वर्ड यूज़ किया, इंग्लिश में इन कहेंगे उसे। छत के नीचे हैं तो दैट मीन्स वहाँ अंडर कह सकते हैं। एक छत के ऊपर भी हो सकते हैं, दैट मीन्स फर्स्ट फ्लोर पे अगर आप हैं तो वहाँ पे ऊपर हो सकते हैं, तो वहाँ पे अपर कहेंगे। और फिर आप बेड के ऊपर हो सकते हैं तो इन द बेड हो सकते हैं। इस तरह से आपके कई पोजीशंस जो हैं फॉर्म हो रही हैं। तो उन अंग्रेज़ी में जिन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं इन स्थितियों को बताने के लिए, वही प्रीपोजिशन एग्जैक्टली वही वर्ड्स कहलाते हैं। लेकिन प्रीपोजिशन को जब हम यूज़ करते हैं तो बहुत ही इसका वास्ट यूज़ है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में आपको ये, अगर आप एकेडमिक में हैं तो क्लास 9 टू 12 आपको ये पढ़ना होता है और जनरली आपको 12 तक बहुत चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो कंफ्यूज अक्सर करके करती रहती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बहुत ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसका पूछा जाता है कि कौन से क्वेश्चन इसके ज़्यादातर आते हैं कि जो यहाँ पर प्रीपोजिशन से जुड़े हुए पूछे जाते हैं। तो उन्हीं चीज़ों को हम देखें, जैसे कि इन और ऐट का यूज़। सबसे पहले एग्जांपल के तौर पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन और ऐट का यूज़ क्या करते हैं, कब, कैसे। तो कुछ चीज़ें आपको ऐसे दिखाई देंगी प्रीपोजिशन में कि जो कई सेंस में प्रयोग होता है। जैसे ऐट की बात कर लें तो ऐट क्या है, स्थान के लिए भी प्रयोग होता है, समय के लिए भी प्रयोग होता है और किसी परिस्थिति के लिए भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। लेकिन यहाँ कन्फ्यूज़न वाली चीज़ें भी क्रिएट हो रही हैं, तो उनको दूर करने का सबसे पहला चीज़ हम फोकस करेंगे कि इन दोनों को अंतर स्पष्ट करके यूज़ करके देख के। जैसे ऐट और इन दोनों में क्या है, तो ऐट को अगर हम स्थान के तौर पे प्रयोग करें, यानी किसी जगह के लिए प्रीपोजिशन में बताएं कि हम इस जगह पर हैं, तो ऐट हम वहाँ यूज़ करेंगे जहाँ पर हम किसी छोटी जगह की बात करते हैं, यानी एक ऐसा एरिया जो किसी बाउंड्री से बंधा हुआ ना हो। तो उस एरिया की जब भी हम बात करेंगे तो ऐट करेंगे। फिर उसी तरह से अगर हम बड़े स्थान की बात करते हैं तो वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। तो ऐट का यूज़ हम बेसिकली कब कब करेंगे, चीज़ों को याद करते चलिए साथ साथ, कि ऐट का यूज़ आपको या तो छोटे जगह के लिए या फिर बड़े ऐसी जगह के लिए जो किसी बहुत बड़े भाग का हिस्सा हो। जैसे आप किसी शहर के, बड़े शहर के या बड़े राज्य के किसी क्षेत्र में रहते हैं, किसी छोटे से एरिया, मोहल्ला जिसे बोल सकते हैं आप, किसी मोहल्ले में रहते हैं, तो मोहल्ला एक ऐसा एरिया है जो बहुत छोटी जगह है उस जगह का, उस राज्य के कंपैरिजन में या फिर उस ज़िले के कंपेयर में, तो वहाँ पर आप ऐट यूज़ करें। और इनको बहुत बड़ी जगह के बारे में बताने के लिए, जब किसी देश के अंदर रह रहे हों, किसी बड़े राज्य के अंदर हों या किसी बड़े शहर के अंदर हों, तब आप इनसे उसे इंडिकेट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस लिखा है, सुरेश लिव्स इन कोलकाता। तो कोलकाता एक बहुत बड़ा जो है शहर है और उस शहर में रह रहे हैं, तो वहाँ पे हिंदी में तो हम यही बोलेंगे में, लेकिन अंग्रेज़ी में दो अर्थ निकलेंगे। एक बार इन यूज हो सकता है, दूसरी जगह ऐट भी हो सकता है। लेकिन कोलकाता एक बड़ा शहर होने के नाते वहाँ पे हम ऐट का यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पे इन का यूज़ करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे आपको समझनी है। एंड द नेक्स्ट वन, इसी तरह सेंटेंस बोल रहा है कि आई वॉज बॉर्न एट रामपुर। अब रामपुर जो है यहाँ पर एक छोटे से कस्बे या शहर का नाम है या मोहल्ले का नाम है, जहाँ पर आप ऐट का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे आप लखनऊ की बात करें जैसे, तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, तो वहाँ पे आप इन यूज़ करेंगे, आई लिव्स इन लखनऊ, मैं रहता हूँ। लेकिन अगर सेंटेंस के में हम ये बोलें कि उसी सेंटेंस में बोल दें कि हम लखनऊ के इस मोहल्ले में रहते हैं, जैसे गोमती नगर बोल दिया, तो वहाँ पे आप इन नहीं कहेंगे, अब वहाँ पे ऐट बोलेंगे आप, कि आई लिव्स या आई लिव एट गोमती नगर। तो बेसिकली सेंटेंस में अंतर यही है दोनों में, कि हम एक जगह इन और ऐट का जो अंतर देख रहे हैं, बड़ी जगह के लिए इन इंडिकेट करने के लिए बोला और दूसरे में ऐट बोला छोटी जगह को बताने के लिए। तो ये दोनों में खास अंतर होता है। अब देखिए इन और ऐट के कुछ और प्रयोग जो टाइमिंग से जुड़े हुए होते हैं या फिर किसी परिस्थिति से जुड़े हुए होते हैं।
जैसे इनटू भी उसमें जुड़ जाता है आई इन के साथ में, आई एन के साथ में। तो जब इनटू जुड़ जाता है तो जब भी ऐसी अवस्था में कोई वस्तु होती है जो थिंग्स एट रेस्ट, यानी कि कोई जब इन का प्रयोग हम करते हैं तो कोई वस्तु किसी स्थिति अवस्था में स्थित हो, और एट का प्रयोग डायरेक्शन के लिए, बट इनटू का प्रयोग हमेशा अक्सर करके जब हम भी करेंगे तो हमेशा वो गतिशील अवस्था के लिए, यानी कि मूविंग पोजीशन में हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कहें कि ही इज़ इन बेड, वह बेड में है, तो बेड एक देखिए बाउंडेड एरिया है जिसकी कुछ लिमिट्स होती हैं, तो आप जब बेड में है तो वहाँ पे इन कहेंगे। अब यहाँ कन्फ्यूज़न मत लाइएगा कि एट हम छोटी जगह की बात कर रहे थे, रीज़न क्योंकि यहाँ पर जो बेड की बात कर रहे हैं, बेड एक बाउंडेड एरिया है। मोहल्ला जो है बाउंडेड नहीं होता है, मोहल्ले की कोई बाउंड्री नहीं होती है, ऐसा इसलिए यहाँ पर होता है। ही इज़ इन बेड, वह बिस्तर में है, इसको यहाँ इस तरह बोलेंगे क्योंकि बिस्तर में होने के बाद आप उससे बाउंडेड होते हैं, उससे उतरने के बाद में आप तुरंत उस एरिया को छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास। अब यहाँ पर अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है कि वह कक्षा में, क्लास में टॉप पोजीशन पर है। अब ये जो पोजीशन है टॉप, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके ऊपर आप ऑन हो सकते हैं या फिर जिसके अंदर इन हो सकते हैं। तो ऑन का मतलब उसके ऊपर बैठे हों, जो कोई पद होता है, परिस्थिति होती है, कोई वस्तु नहीं है जिसके ऊपर आप बैठ जाओगे, इसलिए ऑन तो यूज़ नहीं होगा। इन में भी मतलब उसके अंदर घुस के नहीं बैठ सकते, तो इन भी नहीं यूज़ होगा। एट जो है इस भाग को बताता है कोई ऐसी आभासी चीज़ जहाँ पर आप उसके आसपास हैं, तो यहाँ पर एट उस बात को क्लियर कर रहा है कि ही इज़ एट द टॉप ऑफ द क्लास, कि भाई यहाँ पर एक जो एब्स्ट्रैक्ट है चीज़, टॉप ऑफ द क्लास एक तरीके से भाव, तो उस भाव के पद पर है या पोजीशन पर है, इसलिए वहाँ पे एट का यूज़ किया जा रहा है। एंड द नेक्स्ट भी ऐसे कहा जा रहा है कि ही इज़ इन द रूम, वह कमरे में है। तो अब बात समझिएगा, स्थित अगर है वो कमरे में बैठा है तब वो में अर्थ के लिए हम लोग इन यूज़ करेंगे, लेकिन अगर कमरे में जा रहा है तब हम वहाँ पे इन नहीं बल्कि इनटू का यूज़ करेंगे। ये एक अंतर यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। जैसे सेंटेंस में हम जब कह रहे हैं कि ही इज़ इन द रूम, तो वह कमरे में है, इसका मतलब वो बैठा हुआ है या कमरे में स्थिति अवस्था में है। दोबारा हम बोल रहे हैं कि अगले सेंटेंस में टाइमिंग के लिए कि ही विल स्लीप एट 10 o'clock, वह 10 बजे लगभग सो जाएगा। तो यहाँ पर एट यूज़ इसलिए हो रहा है, जब टाइमिंग के लिए हम एट यूज़ करते हैं तो वहाँ पर वो शार्प टाइम के लिए होता है, यानी ठीक 10 बजे। जैसे आपको कभी स्कूल का टाइम दिया जाता है या किसी मीटिंग में पहुँचने का टाइम दिया जाता है, तो आपको कहा जाता है कि यू विल हैव टू एट के बाद में आपको उस जगह का या समय दे दिया जाता है, जैसे 8 AM, इतने बजे सुबह पहुँच जाना है। तो शार्प टाइम पर पहुँचने के लिए वहाँ पर एट का यूज़ करते हैं, इतने समय पर पहुँच जाना है। अब फिर वही चीज़ आप देखिए, इसको और इसको लोकेट करेंगे तो यहाँ पर भी एक घटना का था, कोई वस्तु नहीं थी, और समय भी कोई वस्तु नहीं है, एक घटना है जिस घटना के समय पर आपको पहुँचने की बात की जा रही। तो एट इस बात को बता रहा है कि हम किसी वस्तु के ठीक ऊपर नहीं बैठे हैं बल्कि उसके साथ में रिलेट कर रहे हैं हम अपने आप को, तो इसीलिए वहाँ पे एट कहा जाएगा। एंड द नेक्स्ट ऐसे देखते हैं कि द बॉय फेल इन टू द वेल, लड़का कुएं में गिर गया। तो अब यहाँ पे इन और इन के साथ में टू लगाया गया, क्यों? इस वजह से क्योंकि वह लड़का मूविंग पोजीशन में था, कुएं में गिरा तो उसे निकाला भी अवश्य जाएगा। तो ये मूविंग पोजीशन, जाने और आने की अवस्था जब बनी होती है तो वहाँ पे इनटू होता है। जैसे अगर आप कहें कि आई एम इन द रूम, तो मैं कमरे में हूँ, ये सेंटेंस ठीक है। अगर आप ये बोलते हैं आई एम इनटू द रूम, तो गलत है। आप जब कमरे में जा रहे होंगे तभी आप इनटू का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जब आप जा रहे हैं तो आपके वापस आने की संभावनाएं भी बनी हुई हैं, इसलिए आप इनटू वहाँ पे करेंगे जब जाने की कंडीशन में होंगे, मगर जाके जब बैठ जाएंगे तब इनटू नहीं कह सकते। इसी तरह से अगले प्रीपोजिशन को समझते हैं, इन के साथ में आफ्टर का क्या अर्थ निकलता है या फिर इन और आफ्टर में कैसे डिफ्रेंशिएशन करना है। इनका यूज़ जनरली हमें फ्यूचर में कोई कार्य जब करना होता है तो हम बताते हैं इन, यानी टाइमिंग के साथ में जोड़ते हैं जब, और उसमें कुछ ऐसा भी जोड़ा जाएगा कि जो आफ्टर द्वारा पता चलेगा कि मालूम हो जाएगा कि काम कितने समय बाद होगा। आफ्टर जब कहा जाएगा तो फ्यूचर के लिए ये होगा कि कितने टाइम के बाद करेंगे, लेकिन इनका मतलब हो जाएगा कि आप लगभग उतने समय में करेंगे। समय में करेंगे और समय के बाद करेंगे, दोनों में खास अंतर है। जैसे सेंटेंस कह रहा है कि राजू विल बी कमिंग इन कपल ऑफ आवर्स, यानी लगभग 2 घंटे में आ जाएगा, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। तो इनका अर्थ यहाँ पे में निकल रहा है, उसके अंदर आ जाएगा। लेकिन दूसरा सेंटेंस फोकस कर रहा है आई शैल गो आफ्टर 2 hours, मैं जाऊँगा लेकिन 2 घंटे के बाद, यानी ये 2 घंटे का जो समय है ये बीतेगा, और इस बीतने के बाद में इसकी लिमिट जो ख़त्म होगी उसके जस्ट बाद मैं जाऊँगा, तुरंत नहीं, या उसके जस्ट मतलब थोड़ा बहुत देर के बाद। तो ये उस समय के ख़त्म होने के बाद की अवस्था को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है आफ्टर, यानी 2 घंटे के जस्ट बाद में जाऊँगा, और इन उसके 2 घंटे के अंदर किसी कार्य के होने की बात कर रहा है। तो ये दोनों में अंतर है। अब ऑन और अपॉन, इन दोनों का अर्थ समझते हैं। ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर
और अपॉन का मतलब भी होता है किसी के ऊपर, लेकिन आप यहाँ पे भी दोनों का समझ लीजिए। ऑन जब किसी चीज़ पर आप ऊपर हैं लेकिन स्थिति अवस्था में यानी स्थित हैं, स्थिर हैं, और अपॉन जब आप उसके ऊपर तो हैं बट मूविंग पोजीशन में हैं तब अपॉन। तो वहाँ पर ये दोनों अंतर आपको देखने को मिलेंगे। कब? जैसे आप ही सैट ऑन अ चेयर, वह एक कुर्सी पर बैठ गया, तो यहाँ पर कुर्सी पर बैठने की अवस्था को हमने ऑन कहा क्योंकि वह बैठ गया है इसलिए। लेकिन द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल, बिल्ली जो है मेज के ऊपर कूदी, तो कूदते समय उसका मोशन कुछ रहा होगा, गति कुछ रही होगी, इसलिए वहाँ पे अप ऑन कहा गया है। ऑन नहीं इस कहेंगे क्योंकि मेज तो अपनी जगह स्थित है लेकिन बिल्ली स्थित नहीं है उसके ऊपर, अभी कूदी है, उसके ऊपर गई है, लेकिन आपने जब देखा तो हो सकता है कि वो अभी जाने में समय था उसके, तो अपॉन वर्ड वहाँ पे आपने बोला क्योंकि मूविंग पोजीशन में अभी भी है वो इस अवस्था में, तो इसलिए वहाँ पे हम इन, ऑन और अपॉन में अंतर दोनों में देखते हैं। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहाइंड तथा आफ्टर में बिहाइंड के स्थान पर प्लेस की ओर संकेत करना होता है। बिहाइंड जब हम यूज़ करते हैं तो मतलब प्लेस यानी हम ठीक पीछे हैं, आफ्टर जो है समय की ओर बताता है। जैसे द शॉप इज़ बिहाइंड द वेल, जो दुकान है वो वॉल यानी उसके दीवार के पीछे है, बिहाइंड द वॉल उसके ठीक पीछे यानी स्थित है, ये स्थिर अवस्था में है। लेकिन दोबारा सेंटेंस का जरा, राजू विल कम होम आफ्टर 2 आवर्स, वह 2 घंटे के बाद आएगा। यहाँ समय के अर्थ में आता है आफ्टर, यानी व्यक्ति के अर्थ में यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर केवल समय के अर्थ में इसको हम लोग प्रयोग करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन ऐसे है टिल और टू, तो टिल का मतलब अर्थ निकलता है तक और टू का मतलब होता है किसी स्थान के लिए, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए डायरेक्शन के लिए, कि जब हम किसी ओर जा रहे होते हैं, किसी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। तो टिल का समय का प्रयोग बेसिकली होता है टिल का प्रयोग, और तक में हिंदी में निकलता है इसका अर्थ, और टू का प्रयोग किसी समय के स्थिति के लिए बताने के लिए होता है कि हम यहाँ से शुरू करके कोई कार्य को उस डेस्टिनेशन तक करेंगे। जैसे कहा माई सिस्टर स्लेप्ट टिल 7 o'clock, मेरी बहन जो है 7 बजे तक सो गई थी। अब यहाँ पे सेंटेंस टिल का मतलब हो गया तक, लेकिन समय के लिए इंडिकेट करते हुए इतने बजे तक ये कार्य हो चुका था। दोबारा सेंटेंस में कहा आई वॉकड, मैं चला, टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, सड़क के किनारे तक चला। अब देखिए वहाँ पे भी इसका अर्थ तक नहीं आ रहा है और दूसरे में भी तक आ रहा है, लेकिन ये एक छोर की तरफ की बात कर रहा है और पहले वाले में घटना की बात कर रहा है, सोने की परिस्थिति के लिए। तो ये दोनों में बेसिक अंतर है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे अपकमिंग वीडियोस आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशंस मिलें। एंड द नेक्स्ट वन समझते हैं कि बाय और बाय के साथ में विद का प्रयोग क्या होता है। जब हम लोग बाय का यूज़ करते हैं तो जो भी कार्य को करने वाला होता है पहले, और विद का प्रयोग जब हम करते हैं तो उसमें हम लोग किसी टूल की बात करते हैं, यानी किसी चीज़ के साथ में वो कार्य कोई कर रहा है। जैसे अगर हम कोई चीज़ को लिख रहे हैं, पेन से लिख रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे आई एम राइटिंग विद पेन। आई एम राइटिंग बाय पेन कभी नहीं बोलते हैं हम, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि टूल की बात की जा रही है। तो वहाँ पर जब भी किसी टूल को ऐसे प्रयोग करते हैं हम लोग जिसके माध्यम से वो कार्य कर रहे होते हैं और वो हट जाते ही वो कार्य रुक जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। और बाय किसी मीडियम की या फिर किसी डोयर की बात करता है, यानी कोई कार्य को करने वाला व्यक्ति है या फिर वस्तु है। जैसे अ लेटर वॉज रिटन बाय सीता, सीता के माध्यम से एक पत्र लिखा गया, तो माध्यम है वो सीता लिखने का। तो यहाँ पर बाय का प्रयोग इंडिकेशन ये बात कर रहा है कि वो माध्यम है। दूसरे में सेंटेंस में कह रहे हैं कि राजा किल्ड द स्नेक विद अ स्वॉर्ड, तलवार से उसने काट दिया, तो तलवार यहाँ पे विद कहा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान समझिएगा कि राजा किल्ड द स्नेक बाय अ स्वॉर्ड अगर कह देंगे तो गलत होगा। रीज़न ये है क्योंकि बाय मीडियम नहीं है, ये मीडियम मतलब यहाँ पे टूल है, ये उसके बिना कटने की संभावनाएं नहीं हैं, इसलिए तो वहाँ पर उसको टच होना ज़रूरी है। यहाँ पर यह चीज़ को आपको समझनी पड़ेगी। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग विद का प्रयोग इसीलिए यहाँ पे करते हैं। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस में बिसाइड, बिसाइड्स में दोनों में क्या डिफरेंसेस और कैसे यूज करते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा कि जब हम बिसाइड कहते हैं तो बिसाइड का मतलब होता है किसी चीज़ के पीछे या किसी वस्तु के अवस्था में होना। लेकिन बिसाइड में अगर एस लगा दिया जाता है तो इसका मतलब होता है अतिरिक्त, यानी के बजाय। वस्तुएं कुछ चीज़ें, आप सपोज करिए कि आपने जो है ब्रेड उठाया कहीं से खाने के लिए और ब्रेड के साथ में आपने मक्खन भी लिया, तो वो दोनों चीज़ों के बारे में बात करता है, यानी कि एक चीज़ तो आपने ली लेकिन दोनों की बात की, तब बिसाइड्स कहेंगे। लेकिन एक ही अवस्था की बात करें, अगर वस्तु की जगह की बात करें यानी स्थिति की, जैसे आप बैठे हैं तो बिसाइड किसी चीज़ के पीछे बैठे, इस चीज़ बताने की अर्थ में प्रयोग किया जाएगा बिसाइड का। तो एस लगते ही अर्थ बदल जाता है।
माई हाउस इज़ बिसाइड योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर के पीछे है। अब बिसाइड्स नहीं कहेंगे, ध्यान समझिएगा। माई हाउस इज़ बिसाइड्स योर अगर कहेंगे तो ये गलत होगा सेंटेंस। सेंटेंस यही रहेगा कि माई हाउस इज़ बिसाइड योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर के पीछे है। एंड द नेक्स्ट वन सेंटेंस में क्या कहेंगे, बिसाइड्स टी यानी चाय के अतिरिक्त ही ड्रैंक कॉफ़ी, उसने कॉफ़ी भी पी, मतलब कॉफ़ी पी लेकिन उसके अलावा उसने चाय भी पी। इस तरह से सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। अब ऐसे समझ लीजिए कि बिसाइड्स रसगुल्ला ही एट गुलाब जामुन, मतलब उसने गुलाब जामुन तो खाया लेकिन रसगुल्ला भी खाया। अब आप कहेंगे दोनों एक ही चीज़ होती है, तो नहीं, यहाँ छेना वाली बात कर रहे हैं हम, इसलिए समझा रहे हैं ये चीज़। तो बिसाइड का मतलब हो गया एक चीज़ के अतिरिक्त दूसरा चीज़ भी लेना, और बिसाइड का मतलब हो गया किसी वस्तु के पीछे या फिर क्रम में उसके पीछे होना। तो बिसाइड्स और बिसाइड में छोटा सा अंतर है, इसको जरूर फोकस कीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके एग्जामिनेशन के लिए, ज़्यादातर ये आपको ये पॉइंट कंफ्यूज कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन देखते हैं, बिटवीन और अमंग। बड़ा सिंपल सा अर्थ है, चीज़ों को समझ लीजिए कि बिटवीन हम तभी यूज़ करते हैं जब दो लोगों के बीच की कोई बात होती है, और अमंग हम तभी यूज़ करते हैं जब ढेर सारे लोगों के बीच में बात होती है। इससे जुड़े हुए बहुत से कन्फ्यूज़न है, जब मैं सिंटैक्स का पार्ट पढ़ाऊंगा या आपको एनडीए के ग्रामर की बात करूंगा तब वहाँ पे आपको ये चीज़ें मैं क्लियर करूंगा कि कैसे बिटवीन और अमंग के और भी यूजेस किए जा सकते हैं। आपको बहुत से इसमें कन्फ्यूजन मिल सकते हैं कि कई बार ये रिवर्स ऑर्डर में भी चेंज हो जाते हैं, लगते हैं, इसलिए। तो अभी फिलहाल समझते हैं बिटवीन और अमंग। तो बिटवीन दो लोगों के बीच जब कोई चीज़ डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो बिटवीन कहते हैं, और ढेर सारे लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो अमंग कहा जाएगा। यहाँ पे दोनों का अर्थ आएगा में। तो बिटवीन और अमंग में जो यूजेस हैं वो इस तरह से, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन कार्तिक एंड वसीम। कार्तिक और वसीम के बीच में अगर मिठाई बांटनी है, दो लोग हैं, तो बिटवीन का वर्ड यूज कर दिया। लेकिन दूसरी बार कहा कि डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स अमंग सिद्धार्थ कार्तिक वरुण, देखिए दो से ज़्यादा व्यक्ति हो गए, तो अमंग का मतलब हो गया उनके बीच बांट दो। तो गिनती जब दो से अधिक लोगों की होती है तो वहाँ पे बिटवीन न यूज करके बल्कि अमंग का यूज किया जाता है। तो ये एक तरीका है इसको चीज़ों को समझने का। एंड द नेक्स्ट वन, बिलो और अंडर। तो बिलो और अंडर दोनों का मतलब होता है नीचे, लेकिन आप समझिएगा अर्थ को कैसे नीचे, किस तरह से नीचे। बिलो इस तरह से नीचे होता है, जैसे आप सपोज करिए आप किसी कमरे में बैठे हैं और ऊपर एक दीवार पर कहीं पे बल्ब लगा हुआ है, आप उसके नीचे बैठे हैं, तो यहाँ पर आप नीचे के लिए अंडर यूज करेंगे या बिलो यूज करेंगे, इस चीज़ का अर्थ समझिएगा। इस जगह पे हम लोग केवल बिलो यूज करेंगे। लेकिन आप छत को देखें तो छत के आप ठीक नीचे हैं, तो यहाँ पर आप लोग अंडर यूज करेंगे। तो बिलो और अंडर का सीधा सा मतलब यही है कि जब आप किसी चीज़ के ठीक अवस्था में उसके नीचे नहीं होते हैं, यानी छज्जा टाइप का वो आपके ऊपर नहीं होता है, तो आप उसके बिलो हैं। जैसे खंभे की लाइट लगी है अगर पोल पे, और आप उसके नीचे खड़े हैं, आप बोलो कि मैं लाइट के ठीक नीचे खड़ा हूँ, तो आप वहाँ पे अंडर नहीं यूज करेंगे, वहाँ पे बोलेंगे बिलो द लाइट, क्योंकि आप खंभे के एकदम पोल के अंदर घुस के नहीं खड़े हुए जो खंभा की लाइट आपके सर के ऊपर लगी हुई हो, आप उसके थोड़ा सा साइड में हैं। तो जब दीवार पे कुछ चीज़ टंगी होती है, फोटो टंगी है, ट्यूबलाइट लगी है, बल्ब लगा है, आप उसके नीचे खड़े हैं, तो वहाँ पर जब भी वर्ड यूज करेंगे तो वहाँ कहेंगे बिलो। लेकिन आप छत के नीचे खड़े हैं या कोई टेबल के नीचे बैठ गए, जाके किसी शेड के नीचे, टीन शेड लगा था उसके नीचे बैठ गए, तो वहाँ पे वो अंडर वर्ड यूज होगा। तो ये दोनों का अर्थ होगा। जैसे सेंटेंस पहला कहेंगे ही वॉज हिट बिलो द नीज, उसने घुटने के नीचे चोट मार ली। तो क्रम में है, देखिए घुटना ऊपर है, घुटने के नीचे चोट मार ली, तो क्रम में है, यानी जब कोई चीज़ क्रम में होती है ऐसे करके ऊपर से नीचे आती हुई, एक दूसरे के ठीक नीचे ना होकर क्रम में नीचे होना, तो वो बिलो कहलाती है। और दूसरे सेंटेंस में कह रहे हैं कि डोंट पुट योर शूज़ अंडर द टेबल, अपने जूते मेज के नीचे मत रखो। तो यहाँ पर उसके ठीक नीचे की बात की जा रही है, यानी नीचे की जो अवस्था होगी उसे कहा जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर आप लोगों को इस तरह से प्रीपोजिशन का यूज़ करना होता है। कुछ और फैक्टर को समझते हैं कि किस तरह से हम लोग सिंस, फॉर और इसके अतिरिक्त फ्रॉम का यूज़ करते हैं। बेसिकली सिंस का यूज़ हम लोग टाइमिंग के लिए, फॉर का यूज़ भी टाइमिंग के लिए और फ्रॉम का यूज़ भी टाइमिंग के लिए करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। सिंस बहुत बचपन से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे कि सिंस का यूज़ निश्चित समय के लिए होता है, फॉर का यूज़ अनिश्चित समय के लिए, लेकिन फ्रॉम का यूज़ डेस्टिनेशन के लिए, यानी कहाँ से वो समय स्टार्ट हुआ, प्रारंभ हुआ, उस चीज़ की बात करते हैं। जैसे सिंस जो है जब हम यूज़ करेंगे तो एक निश्चित अवधि की बात करेगा, जो क्लियर होगा कि हाँ इतने बीच में बात कर रहे हैं। जैसे ही हैज़ बीन रीडिंग मैगजीन सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से मैगजीन पढ़ रहा है। तो सिंस मॉर्निंग के सेंस में इसलिए लगाया गया क्योंकि एक दिन के अंदर मॉर्निंग एक ही बार आती है, इसलिए। अब आप कहेंगे सर कल भी आया था, परसों भी आया था, तो ये वो मॉर्निंग की बात नहीं कर रहे हैं। जब सेंटेंस बोला जा रहा है तो उसमें कंसीडर किया जाता है कि हम आज ही की बात कर रहे हैं, इसलिए। तो जब भी ये सेंटेंस इस तरह बोल जाएगा और एक दिन में एक ही बार आता है मॉर्निंग, इसलिए वहाँ पे सिंस प्रयोग होगा क्योंकि निश्चित हो गया। अगर आप कहें कि इसी सेंटेंस को ही हैज़ बीन रीडिंग मैगजीन सिंस हिज चाइल्डहुड, तब भी वो सेंटेंस सिंस ही लगेगा। फिर दोबारा आप सेंटेंस बोले कि ही हैज़ बीन रीडिंग मैगजीन सिंस
51 1951 से पढ़ रहा है तो भी लगेगा, क्योंकि ये निश्चित समय हो गए, इनकी अवधि पता हो गई कि वहाँ से शुरू हुई और अभी तक जो चल रही है उतनी देर तक, ये चीज़ें। लेकिन फॉर जब हम लोग यूज़ कर देते हैं तो अनिश्चित होता है। इसका मतलब क्या हो गया, ही हैज़ बीन रीडिंग मैगजीन फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से पढ़ रहा है। अब आप कहोगे 4 घंटे निश्चित तो हैं, लेकिन आप ध्यान से समझिए कि 4 घंटे कौन से, ये नहीं क्लियर है। जैसे सुबह के 4 घंटे, शाम के 4 घंटे, दोपहर के 4 घंटे या अभी से पीछे के 4 घंटे कौन से, ये क्लियर नहीं है, इसीलिए यहाँ पर फॉर लगाते हैं, यही अनिश्चित कहलाता है। तो बेसिकली फॉर को अनिश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में से देखिए कि ही विल बिगिन हिज बिजनेस फ्रॉम अक्टूबर 10। अब ये फ्रॉम वर्ड इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि वह किस जगह से शुरू करेगा, मतलब समय वाली बात, किस ठीक समय से शुरू करेगा, इस चीज़ को बता रहा है। ये फ्यूचर के बारे में इंडिकेशन हमें दे रहा है कि हमें कहाँ से शुरू करना है वो काम। तो वो फ्यूचर के इंडिकेशन के लिए हमें फ्रॉम वर्ड प्रयोग करते हैं वहाँ पे, तब वहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। अब ये नेक्स्ट वन देखिए कि स्पेशल प्रीपोजिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा काम आने वाला है। देन को और बट को आपने अब तक कंजंक्शन के तौर पे यूज़ किया है, यानी कि कनेक्टर के तौर पे, लेकिन कभी कभी ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी यूज़ होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कैसे यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के सेंस में, उस चीज़ों को देखिए। प्रीपोजिशन के सेंस में जब हम इसे यूज़ करते हैं तो देन का जनरल यूज़ हम लोग करते हैं किसी चीज़ की तुलना करने में। लेकिन आई कैन नॉट एक्सेप्ट लेस देन 3 रुपीज़ फॉर दिस बैग, जब हम कह रहे हैं कि इस बैग के लिए हम 3 रुपये से कम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, तो 3 रुपये से कम, ये चीज़ कह रहा है, लेस दैन 3 रुपीज़। तो से जो है एक तरह का प्रीपोजिशन होता है हिंदी में, और अंग्रेजी में जिसके अर्थ के लिए प्रयोग किया जा रहा है, तो वही यहाँ पे इसीलिए हो गया दैन प्रीपोजिशन के तौर पर। तो आप ये चीज़ ध्यान से समझिएगा कि हमें जनरली ये कंजंक्शन के तौर पे प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी ये प्रीपोजिशन के तौर पे भी काम करता है। तो जब हम तुलना कर रहे होते हैं किसी दो वस्तु की या दो चीज़ों की, तब वहाँ पे भी हम दैन का प्रयोग करके एक दोनों सेंटेंस में हम प्रीपोजिशन के तौर पे इसका प्रयोग करते हैं। फिर ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेंगे, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि आपके कन्फ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाए। बट जब भी आप यूज़ करेंगे तो कंजंक्शन है, लेकिन प्रीपोजिशन की तरह यूज़ होता है एक्सेप्ट, अर्थात विद द एक्सेप्शन ऑफ के अर्थ में। यानी कि एक्सेप्ट के अर्थ में मतलब कि ऐसे समझिए कि ये चीज़ छोड़कर, यानी कि एक चीज़ छोड़कर बाकी सब, ऐसे बात करते हैं जब भी। जैसे नन बट द ब्रेव डिज़र्व द फेयर, मतलब कोई नहीं, लेकिन जो ब्रेव्स हैं वो जो है अच्छी चीज़ें डिज़र्व करते हैं, मतलब उनके साथ में अच्छा होना चाहिए। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है ऑल इज़ लॉस्ट, सब कुछ खो गया, बट नॉट ऑनर, लेकिन सम्मान नहीं खोया। तो एक चीज़ बच गई, जब वो कंडीशन बताई जा रही है तब बट का प्रयोग एक प्रीपोजिशन के लिए कहा जा रहा है, वहाँ पे इस तरह का प्रयोग होगा। तो ये दोनों चीज़ों को, फैक्टर को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जनरली जब ये सेंटेंस में आपको मिलेंगे तो आपको वहाँ पे करेक्शन करना होगा कि बट किस सेंस में है या नहीं। जैसे सपोज येट, बट की जगह येट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तब आपको वहाँ पे वापस बट लाना होगा। और प्रीपोजिशन अगर फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप का आ गया तो यहाँ पर आप तब भी प्रीपोजिशन ही फिल करेंगे बट के तौर पे। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कंजंक्शन है तो हम यहाँ पे कंजंक्शन लगा रहे हैं, प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये चीज़ें। तो देन और बट एक्सेप्शन वाले कंजंक्शन हैं, प्रीपोजिशंस हैं, जहाँ पर आप इसको प्रीपोजिशन की तरह भी यूज़ करते हैं। तो ये थे आज के वो कंजंक्शंस के अदर दैन प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के कन्फ्यूज़न, जिसे आपने आज समझा। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई हैं। अगर आपको इसका कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस करें, और अगले वीडियो के लिए आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही वीडियो के साथ में नेक्स्ट सेशन में फिर हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग हाइब्रिड IQ।